Hello students, we are covering the chapter Human Reproduction, Manav Janan, and the topics we have already covered are मानव जनन के दौरान होने वाली घटनाएं, incidents during human reproduction, and second topic we have covered is male reproductive system, पुरुष जनन तंत्र, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर चुके हैं वो था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री जनन तंत्र, और स्त्री जनन तंत्र के बाद जो टॉपिक हमने कवर किया है वो है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मीन्स स्त्री का बाह्य जनन अंग। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑल वीडियोज आर अवेलेबल ऑन द चैनल, प्लीज लुक फ्रॉम देयर। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा जो है वो रहेगा मेमरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां, और ये स्तन ग्रंथियां जो हम आज स्टडी करेंगे ये है फीमेल मेमरी ग्लैंड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल मेमरी ग्लैंड्स कहाँ पर पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन मीन्स बिलो द नेक एंड अबव दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, पेट के ऊपर का हिस्सा और गर्दन से नीचे का हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड थोरेसिक रीजन। अदर एनिमल आप देख लो, जैसे बंदर है, कुत्ता है, तो इनमें ये थोरेसिक रीजन में भी पाई जाती हैं और एब्डोमिनल रीजन में भी मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्त्री यानी फीमेल की मेमरी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में। तो ह्यूमन में मेमरी ग्लैंड्स थोरेसिक रीजन में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मेमरी ग्लैंड्स होती क्या है? देखिए, ये स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, हिंदी में क्या कहेंगे? पसीने की ग्रंथियां। जिन ग्रंथियों से पसीना निकलता है वो स्वेट ग्लैंड कहलाती हैं, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स पसीने की ग्रंथियों को कहते हैं। अब ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती हैं। जो ग्रंथियां पसीना निकालती थी वो मिल्क निकालने लगी। क्या निकालने लगी? मिल्क, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए कि ह्यूमन जो मेल होता है, ह्यूमन मेल में भी ये मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है, बट दीज आर नॉट इन एक्टिव फॉर्म, बट इन फीमेल दीज आर इन एक्टिव फॉर्म। फीमेल में ये एक्टिव फॉर्म में होती है, इसलिए ये मिल्क का प्रोडक्शन यानी कि मिल्क का सिक्रीशन करती है, ठीक है। अब आप देखिए कैसा होता है, ये मेमरी ग्लैंड्स का एक फॉर्म बताया हम आपको। ये एक मेमरी ग्लैंड्स, ये समझ लो किसी फीमेल का स्तन देखा है तो इस तरह से स्तन होता है, ये स्तन है, और ये इस तरह से एक इसमें एक ब्लैकिश या ब्राउनिश या डार्क पिंकिश कलर का ये एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, गोला होता है, और इसके बीच में निप्पल पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्लैकिश पार्ट है, ये जो ब्लैकिश पार्ट है या डार्क ब्राउनिश या डार्क पिंकिश कलर का होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं एरियोला। इस पार्ट को हम बोलेंगे एरियोला, और ये बीच में जो ये पाया जाता है इसको हम बोलते हैं निप्पल, ठीक है, इसको हम निप्पल बोलते हैं। समझ में आया? इस तरह से ये होता है। अब क्या होता है, ये स्तन ग्रंथियां कैसे डेवलप होती हैं, कैसे बनती हैं, तो आइए ये समझते हैं हम। देखिए, मेल्स में और फीमेल्स की मेमरी ग्लैंड्स में वही फर्क होता है जैसे कि किसी की बंदूक भरी हुई हो है और किसी की बंदूक में कारतूस ही ना हो। तो बंदूक तो है लेकिन उसमें कारतूस नहीं तो बेकार, ठीक है। और जिसकी बंदूक भरी हुई है, कारतूस है, वो फायर भी कर सकता है। तो फीमेल की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में है, वो मिल्क सिक्रीट करती है, बट मेल की जो मेमरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क सिक्रीट नहीं करती हैं, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती हैं, ठीक है, जब तक कि इन्हें कोई गंभीर बीमारी ना हो जाए, ठीक है। मेल को यदि कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, ऐसी बीमारी जिसमें मिल्क सिक्रीशन होने लगता है मेल्स में भी,
इस बीमारी को क्या कहते हैं? गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनिकोमैस्टिया। ठीक है, ये गंभीर बीमारी अगर पुरुषों में हो जाए तो पुरुषों में भी मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है, पुरुष भी दूध देने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो गायनिकोमैस्टिया ये एक गंभीर बीमारी है जो पुरुषों में हो जाने से मिल्क सिक्रीशन होने लगता है। तो दोस्तों, ये मेमरी ग्लैंड्स डेवलप कैसे होती हैं? एंडोक्राइन सिस्टम में जब मैंने ग्लैंड्स आपको पढ़ाई थी तो उस समय में इन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, और दूसरा मैंने एक प्यूबर्टी फेज का भी डिस्कस किया था कि जब प्यूबर्टी फेज आता है, जब कोई गर्ल प्यूबर्टी फेज में आती है तो उस दौरान उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, उस परिवर्तन के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। ठीक है, इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से गर्ल्स में प्यूबर्टी फेज में ब्रेस्ट के ऊपर फैट डिपोजिशन होने लगता है, फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिसको एडिपोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एडिपोजेनेसिस। एडिपोजेनेसिस यानी कि एडिपोज टिश्यू मीन्स फैटी टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेस्ट के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है। तो ये सब होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के वजह से। ठीक है, अब जितना ज्यादा हार्मोन निकलता है, हार्मोन का लेवल जितना ज्यादा होगा उतना ही एडिपोजेनेसिस की क्रिया होगी, फैट डिपोजिशन उतना ही ज्यादा होगा, मींस ब्रेस्ट उतनी ही ज्यादा डेवलप होगी, मेमोरी ग्लैंड्स उतनी ज्यादा डेवलप होंगी। ठीक है, अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम रहेगा तो फैट डिपोजिशन कम होता है और ब्रेस्ट अनडेवलप हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी किसी की ब्रेस्ट ज्यादा डेवलप होती है, किसी किसी की ब्रेस्ट कम डेवलप होती है। तो वजह है ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल। इस काम के लिए ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए ये एस्ट्रोजन हार्मोन पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, समझ में आई आपकी बात? तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फीमेल की ब्रेस्ट का डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे कि ये मेमोरी ग्लैंड्स किस तरह से बनी हुई होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे ये फंक्शन करती हैं। लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। ये देखिए, ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं, ये जगह जगह पर इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेंड्स, ये होती है रिब्स। ठीक है, ये रिब्स यानी कि ये होती हैं पसलियां। क्या? ये पसलियां है। हम ये क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं फीमेल ब्रेस्ट का, क्रॉस सेक्शन। जैसे ये साइड से खड़े हो और साइड से इस तरह से यू कट कर दिया जाए, इस तरह से कट करने वाला सेक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये साइड सेक्शन है। ठीक है, इस साइड सेक्शन को बनाएंगे। ये होती हैं रिब्स। जब इस तरह से काटा जाए तो ये क्या दिखाई देंगी? रिब्स दिखाई देंगी, पसलियां दिखाई देती हैं। तो पसलियों का कटा हुआ भाग है। और ये जो बीच में ये आपको धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये होती है, ये क्या होती हैं? ये इंटरकोस्टल मसल्स। इनको हम मसल्स बिटवीन रिब्स भी कह सकते हैं। रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं और इनको हम मसल्स बिटवीन रिब्स भी कहेंगे। ठीक है, ये जो मैंने इस तरह का ये डार्कन पार्ट बनाया हुआ है, ये होता है पेक्टोरैलिस मेजर मसल। ठीक है, मेजर मसल, ये पेक्टोरैलिस मेजर मसल होती है। इसी मेजर मसल के, इसी पेक्टोरैलिस मेजर मसल के टॉप पर ब्रेस्ट
डेवलप होती है, ठीक है। फीमेल ब्रेस्ट इसी पेक्टोरलिस मेजर मसल्स के टॉप पर डेवलप होती है, ठीक है। तो किस तरह से होगी, आइए ड्रॉ करते हैं। इस तरह से ये ओवरव्यू है इसका। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये तो बाहर की लेयर हो गई इस तरह से, ये ब्रेस्ट के अंदर ये फर्स्ट लेयर है इस तरह से। ये बहुत कायदे से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग आराम से इसको सीख सकते हैं कि ये जो मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर फिगर कैसे बनता है वो हम आराम से आपको समझा रहे हैं। अब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। फैटी टिश्यू इस तरह से है, इस तरह से ये फैटी टिश्यू की इसमें डिपोजिशन होता है। मैंने आपको बताया ये फैटी टिश्यू का डिपोजिशन कब होता है, प्यूबर्टी फेज में, जब गर्ल्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है, तब एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है उनकी बॉडी में, और तभी ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ठीक है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। तो इस तरह से ये फैटी टिश्यू यहाँ पर ये डिपॉजिट हो रखे हैं इस तरह से, ये पूरा इसमें भरे रहते हैं। जितने ज़्यादा फैटी टिश्यू यानी कि एडिपोज टिश्यू होते हैं, देखो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से एडिपोजेनेसिस की क्रिया होने लगती है। एडिपोजेनेसिस मीन्स फैट डिपोजिशन की क्रिया होने लगती है। ये सारे एडिपोज टिश्यू है और ये इसमें ब्रेस्ट के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। जितनी ज़्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होता है, और अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम रह जाता है तो ब्रेस्ट अनडेवलप रह जाती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फैट डिपोजिशन हुआ है, इनको हम क्या कहते हैं, ये जो टिश्यू हैं इनको हम बोलेंगे फैटी टिश्यू, ठीक है। इनको हम फैटी टिश्यू कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम है एडिपोज टिश्यू, इनका नाम एडिपोज टिश्यू भी है, ठीक है। तो चाहे फैटी टिश्यू कह लो या एडिपोज टिश्यू कह लो, एक ही बात है। तो समझ में आया, ये फैटी टिश्यू है, ये डिपॉजिट है। अब देखिए प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। मेमोरी लोब्स किस तरह से, इस तरह से होते हैं। ये हम चलो दूसरी कलर से बनाते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए इसको हम बनाते हैं इस रेड कलर से। इस तरह से लोब्स बने हुए होते हैं, कक्ष बने हुए होते हैं। कक्ष मीन्स कंपार्टमेंट, ठीक है। इस तरह से इनके अंदर लोब्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये लोब्स कितने होते हैं, ये प्रत्येक ब्रेस्ट में इन लोब्स की संख्या कितनी होती है, ये लोब्स इनका नाम हम लिखते हैं। इन लोब्स को क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं मेमोरी लोब्स, ठीक है। मेमोरी लोब्स कहलाते हैं ये मेमोरी लोब्स कहलाते हैं। प्रत्येक ब्रेस्ट में इनकी नंबर होती है 15 से लेकर 20 तक। 15 से लेकर 20 तक ये मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं प्रत्येक ब्रेस्ट में, ठीक है। अब आते हैं, अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारी ये नालियां टाइप होती हैं, डक्ट्स होती हैं। इन डक्ट्स में गुच्छे नुमा संरचनाएं बनी हुई होती हैं, ठीक है, गुच्छे की तरह।
जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी तरह ये संरचनाएं इसमें बनी हुई होती हैं। इनका हम अभी आपको नाम बताते हैं। ये प्रत्येक लोब में बहुत सारी ये गुच्छे जैसी संरचनाएं होती हैं और ये डक्ट्स निकली हुई है इस तरह से ये गुच्छे जैसी संरचनाएं इसमें बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा स्पीड में बना दें। ठीक है, इस तरह से ये रचनाएं बनी हुई होती हैं पूरे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से अंगूर के दानों जैसे, ये इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं एल्वियोलाई। इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एल्वियोलाई। ये बहुत सारी जब आपस में इकट्ठी होती है इनको एल्वियोलाई कहते हैं, और जब एक ये सिंगल होती है, अकेली होती है, इसको हम कहते हैं एल्वियोलस। ठीक है, इसको हम सिंगल को एल्वियोलस बोलते हैं, बहुत सारी होती है तो एल्वियोलाई। यहाँ पर बहुत सारी कलेक्टिवली है तो इनको एल्वियोलाई ही बोलेंगे, एल्वियोलाई। ठीक है, समझ में आया। अब ये एल्वियोलाई, ये सभी एल्वियोलाई जो है, ये आपको इसका एक बड़ा पार्ट अलग से हम बना दें। देखिए इस तरह से ये एक डक्ट है और इससे इस तरह से एल्वियोलाई ये जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से इससे ये एल्वियोलाई जुड़ी हुई है दोनों तरफ, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ये क्या चीज है, ये जो है इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। हाँ, और ये जिस डक्ट से ये जुड़ी हुई है, ठीक है, जिस डक्ट से जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो इस तरह से ये बड़ी सी डक्ट गई हुई है, ये सभी मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। एल्वियोलाई की जो मेमोरी ट्यूब्यूल्स होती हैं सब एक बड़ी सी डक्ट में आकर मिलती हैं, इसको हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। इसको हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। ठीक है, समझ में आया। ये इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ होते हैं। अब ये जो एल्वियोलाई बनी हुई है, ये इसके बीच का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। बीच का जो खाली भाग होता है, ये जो खाली भाग है, ये खाली भाग को ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। ये एक लंबी सी डक्ट होती है इसको हम बोलते हैं मेमोरी डक्ट, और इस डक्ट से एल्वियोलाई जुड़ी होती है, और एल्वियोलाई जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल। ठीक है, इसको ये जो पार्ट है सर्कुलर पार्ट, इसको एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे का इसका पार्ट बनाएं। ये दो, ये जब ये आगे चलती है मेमोरी डक्ट, यहाँ से बहुत सारी मेमोरी डक्ट ऐसे आएंगी आगे, बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स मेमोरी लोब से निकलकर आती हुई ये मेमोरी डक्ट्स हैं। ये आगे आकर ऐसे फूल जाती हैं। ठीक है, इनका बीच में कुछ भाग फूला हुआ हो जाता है, ये इस तरह से ये आके सभी इस तरह से स्वेलन हो जाती हैं, थोड़ी फूल जाती हैं इस तरह से, ये फूल गई। ठीक है, इस फूले हुए भाग को, जैसे कि ये आई, ये मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट है, ये वाली पूरी लंबी सी, ये जब आगे बढ़ती है तो इस तरह से ये फूल जाती है, इस तरह से ये फूल जाती है। इस फूले हुए भाग को क्या बोलते हैं? इस फूले हुए भाग को बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, जो भी फूला हुआ भाग होता है, स्वेलन पार्ट होता है, उसको एम्पुला ही बोलते हैं। हिंदी में तुम्बिका बोलेंगे। ठीक है, एम्पुला इस फूले हुए भाग को कहते हैं। ये जो फूला हुआ भाग है इसको क्या बोलेंगे? एम्पुला।
समझ गए स्टूडेंट्स? अब ये एम्पुला फिर से पतली होती है आगे चलकर, फिर से पतली हुई, एक डक्ट फिर बनी, थोड़ी सी फूलने के बाद ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है, फिर से उस तरह की पतली पतली डक्ट्स आगे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ से बहुत सारी डक्ट्स आती हैं, ये जब आगे की ओर बढ़ती हैं इस तरह से, यहाँ आ गई, इस तरह बढ़ती हुई ये आगे आ जाती हैं। ये थोड़ा बाहर दें इस जगह को। ये बहुत सारी ये डक्ट्स आगे बढ़ते हुए आ गई, कहाँ पर आ गई? यहाँ पर निप्पल के पास। ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं निप्पल। बच्चा जिसको मुंह में लेकर शक करता है, मिल्क पीता है, दूध पीता है, शक करता है जिस पार्ट को, इस पार्ट को कहते हैं निप्पल। ठीक है। और यहाँ से कुछ पार्ट ये राउंडेड काला घेरा ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का होता है, डार्क कलर का। इस काले घेरे को, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस काले घेरे को देखिए, मैंने अभी बताया था जैसे कि ये लेडीज फीमेल का ये निप्पल है और इसके बीच में एक काला घेरा होता है। ठीक है, काले घेरे के बीच में एक निप्पल है। ये जो काला घेरा होता है इसको बोलते हैं एरियोला। ठीक है, काले घेरे को एरियोला बोलते हैं। और इस पार्ट को, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इसको बोलते हैं निप्पल। ठीक है। अच्छा जी, इस एरियोला वाले भाग में कुछ इस तरह से दानेदार ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स। ठीक है, ये सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है? सीबेसियस ग्लैंड्स मींस ऑयल ग्लैंड्स। इनसे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। ये ऑयल निपल्स को क्रैक होने से बचाता है। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है, इंप्रूव होता है, तो निपल्स क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। निप्पल क्रैक ना हो जाएं, इसलिए ये ऑयल का सिक्रीशन होता है सेबेसियस ग्लैंड से। ठीक है। और बच्चा जब सक करता है, दूध चूसता है दूध, तो निप्पल क्रैक हो सकते हैं, इसलिए ये चिकनाहट इसमें बनी रहे, इसलिए सेबेसियस ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद होती हैं। ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड्स के साथ में कुछ यहाँ पर सेंसरी नर्व्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ये सेंसरी नर्व्स इतनी सेंसिटिव होती हैं कि जब बच्चा इनको शक करता है, चूसता है, तो तुरंत दिमाग में मैसेज चला जाता है, क्योंकि ये सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं, जो ब्रेन को तुरंत सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, तुरंत सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को, और वहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होने से क्या होता है? मम्मा की जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनसे दूध सिक्रीट होने लगता है। ठीक है, दूध का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यहाँ से सेंसरी नर्व से सिग्नल भेजा गया ब्रेन को, ब्रेन से क्या, कौन सा हार्मोन निकला? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? मिल्क को इजेक्ट करता है, ब्रेस्ट से बाहर निकालता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है? ये एक तरह से ये कह लो आप, ये लव हार्मोन है। जब माँ अपने बच्चे पर प्यार लुटाती है, माँ जैसे ही बच्चे को पकड़ती है, दूध पिलाती है, तो ये माँ के ब्रेन में तुरंत मैसेज जाता है और मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। तो एक तरह से ये कहा जाए, ये लव हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, समझ में आया? तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये जो बहुत सारी ये डक्ट्स निकली हैं, ये फूला हुआ भाग मैंने आपको बता दिया, ये क्या कहलाता है? एम्पुला कहलाता है। ठीक है, और ये उसके बाद ये जो पतली सी फिर से डक्ट्स स्टार्ट हो गई हैं, इन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? ये पतली पतली जो डक्ट्स हैं, इन डक्ट्स को हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट्स कहलाती है ये पतली पतली डक्ट्स। पहले तो क्या हुआ, ये जो एल्वियोलाई है, इनसे ये डक्ट निकली, इनको क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं।
और मेमोरी ट्यूब्यूल एक डक्ट में आकर जुड़ गई, लंबी सी डक्ट में, इसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। और मेमोरी डक्ट फिर आगे जाकर कुछ फूल गई, फूला हुआ भाग हो गया, इसको एम्पुला बोलते हैं। एम्पुला से आगे चलकर यही डक्ट फिर से पतली हो जाती हैं और निप्पल्स तक पहुंचती हैं। इन पतली डक्ट्स को लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग नाम होते हैं इन्हीं डक्ट्स के, ठीक है। केवल ये मॉडिफाइड चेंज जैसे ही होती है उन वैसे ही इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो कहीं पर ये मेमोरी ट्यूब्यूल कहलाई, कहीं पर मेमोरी डक्ट कहलाई, कहीं पर एम्पुला कहलाती है जब ये फूल जाती है, और कहीं पर लैक्टिफेरस डक्ट कहलाती है। नाम और जगह के हिसाब से अलग अलग नाम है इनके। समझ में आया? तो क्या होता है, अब हम आपको बता दें इसकी प्रोसीजर। ये जो एल्वियोलाई होती है, अब मैं इसका एक बड़ा सा आपको भाग बना के दिखाता हूं। देखिए ये जो एल्वियोलाई है इसका एक पार्ट हम बना के आपको दिखाते हैं इस तरह से। ये इस तरह से होती है एल्वियोलाई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस तरह की सेल्स की लेयर होती है। ये सेल्स होती हैं क्यूबॉइडल सेल्स होती है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इस तरह की सेल्स होती हैं क्यूबॉइडल। इन सेल्स को कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं और इस तरह से ये एक दूसरे से कंबाइंड हैं, इस तरह एक दूसरे से ये कंबाइंड है, सारी एक साथ जुड़ी हुई है। जब एक देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स जब आपस में जुड़कर एक टिश्यू बनाती हैं जिसका नाम ग्लैंडुलर टिश्यू है। क्या नाम है? ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। तो ये राउंड शेप में ग्लैंडुलर टिश्यू बनाती हैं। जब अब ग्लैंडुलर टिश्यू जब बनता है तो इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। ये एपिथेलियल सेल्स जैसे ग्लैंडुलर टिश्यू के रूप में जैसे बदली, इनका फंक्शन चेंज हो जाता है, इनका कार्य चेंज हो जाता है। तो इनका कार्य क्या हो जाता है, ये यहाँ पर सिक्रीशन करने लगती हैं, कुछ पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है ये यहाँ पर मिल्क का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ये हम अभी बता चुके आपको, इस खाली जगह को ल्यूमेन बोलते हैं। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है, ये मिल्क निकालती हैं। क्या निकालती हैं? मिल्क। मिल्क यहाँ पर ये बीच में खाली पार्ट में भर जाता है। यहाँ पर मिल्क सिक्रीट होकर इन एपिथेलियल सेल से मिल्क सिक्रीट होकर यहाँ पर भर जाता है और यहाँ पर भरने के बाद ये मिल्क आगे की ओर बढ़ता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल बोलते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल में आता है। अब इस मेमोरी ट्यूब्यूल, ये मेमोरी ट्यूब्यूल कहाँ जुड़ी हुई होती है? ये जुड़ी हुई होती है इस बड़ी सी डक्ट में। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? ये डक्ट मैंने आपको बताई थी अभी, इसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी डक्ट। तो ये ट्यूब्यूल होती है जिसमें मिल्क भरा हुआ है, ये कहाँ मिल गई? मेमोरी डक्ट में मिल गई। और मेमोरी डक्ट जो है ये ट्यूब्यूल है और ये मेमोरी डक्ट है। मेमोरी डक्ट से मिल्क आगे बढ़ता है और इस एम्पुला रीजन में, किसमें? स्वेलन पार्ट जो होता है, ये जो स्वेलन पार्ट है इसमें, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्पुला, ठीक है। इस एम्पुला में आकर ये मिल्क भर जाता है एम्पुला रीजन में। यहाँ पर आके मिल्क जब भर जाता है और यहाँ भरने के बाद यहीं पर स्टोर रहता है, यहाँ स्टोर रहता है। फिर क्या होता है? जैसे ही बच्चा बेबी निप्पल सक करता है, यहाँ से ये आगे की ओर मिल्क बढ़ने लगता है और बाहर इजेक्ट होने लगता है, ठीक है। बच्चे के मुंह में दूध पहुंचने लगता है। समझ में आया? तो कहाँ पर मिल्क फॉर्मेशन हुआ? ये एल्वियोलाई की एपिथेलियल सेल से ये ग्लैंडुलर टिश्यू बन जाती हैं और इनका अलग फंक्शन हो जाता है, स्पेशल फंक्शन हो जाता है। ये एपिथेलियल सेल्स सिक्रीशन करती हैं। इस सिक्रीशन को क्या कहते हैं? मिल्क कहते हैं। ये जो भरा हुआ है ये क्या है? ये है मिल्क,
ठीक है, मिल्क का सिक्रीशन करती है। मिल्क का सिक्रीशन ट्यूब्यूल से होते हुए मेमोरी डक्ट में जाता है, मेमोरी डक्ट से एम्पुला में जाएगा, एम्पुला से फिर लेक्टिफेरस डक्ट द्वारा है, कौन सी, लेक्टिफेरस डक्ट द्वारा निप्पल्स तक आता है, और निप्पल्स से बच्चे के द्वारा इसको शक कर लिया जाता है। ठीक है, अब जब बच्चा इसको शक करता है तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो एरियोला होता है, एरियोला में मैंने बताया था बहुत सारी सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो सेंसरी नर्व दिमाग को सिग्नल ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। ब्रेन में स्थित पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के सिक्रीशन से मिल्क इजेक्ट आउट होता है। अब ये देखिए, मिल्क इजेक्ट तो हो गया, लेकिन मिल्क बनता किस हार्मोन की वजह से, कौन सा हार्मोन होता है जो मिल्क बनाता है, मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन। देखिए, पूरे मेमोरी ग्लैंड्स में कई प्रकार के हार्मोन हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से, कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये जो फैट डिपोजिशन होता है जिससे ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है। ठीक है, प्यूबर्टी पीरियड में तो ब्रेस्ट का साइज डिसाइड होता है एस्ट्रोजन हार्मोन से। ठीक है, और एक मैंने बताया मिल्क जो इजेक्ट आउट होता है, मिल्क का निप्पल से बाहर जो भेज दिया जाता है वो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से, लव हार्मोन की वजह से। अब मिल्क बनता कैसे है, मिल्क बनता है प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इनको एक्टिवेट कर देता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स को, जो ये सिक्रीशन करने लगते हैं, यहाँ से सिक्रीशन बढ़ जाता है और मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है। तो मिल्क प्रोडक्शन में प्रोलैक्टिन हार्मोन का बड़ा सा रोल है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन का। प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क का सिक्रीशन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से मिल्क का सिक्रीशन होता है, मिल्क सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क इजेक्ट आउट होता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से फैट डिपोजिशन होता है। ठीक है, अब आपसे हमारा एक क्वेश्चन है कि ये बताइए कि किसी भी मदर में, किसी भी फीमेल में मिल्क का सिक्रीशन कब तक होता है, कितने दिनों तक होता है, और क्या ये हमेशा होता रहता है या कोई एक टाइम पीरियड होता है जब ये मिल्क सिक्रीशन होता है और उसके बाद बंद हो जाता है। आंसर अब हम थोड़ा बता देते हैं आपको। देखिए, अगर कोई माँ अपने बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाती है तो 6 महीने तक ही मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्यों कि मिल्क का सिक्रीशन ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क बनाता है। जब बच्चा दूध पीता रहता है और ब्रेन में मैसेज जाता रहता है कि और मिल्क की जरूरत, और मिल्क की जरूरत, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन आता रहता है मेमोरी ग्लैंड्स में और मिल्क का सिक्रीशन यानी मिल्क का प्रोडक्शन होता रहता है। और अगर कोई माँ अपने बच्चे को 6 महीने बाद दूध पिलाना अगर बंद कर देती है तो मिल्क का प्रोडक्शन रुक जाता है, क्योंकि बच्चे को अपने से माँ ने दूर हटा दिया, इसलिए मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मिल्क की कोई डिमांड नहीं आ रही है। कोई माँ अपने बच्चे को 5-5 साल तक दूध पिलाती रहती है तो उसका बच्चा 5 साल तक दूध पीता रहता है और माँ से भी दूध का प्रोडक्शन, मिल्क का सिक्रीशन होता रहता है लगातार 5 साल तक। साइंटिस्ट ने भी ये प्रूव कर दिया है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध ज़्यादा पीते हैं, ज़्यादा दिनों तक पीते हैं, उनकी इम्यून पावर बहुत अच्छी होती है और वो जो है हेल्दी भी बहुत अच्छे होते हैं, उनको जल्दी कोई बीमारियां नहीं गिरती हैं। और जो बच्चे अपनी माँ का दूध कम पीते हैं या जो माएँ अपने बच्चों को दूध कम पिलाती हैं, उनकी इम्यून पावर जो है बहुत ही कम होती है, अनडेवलप्ड रह जाती है। ठीक है, और उनका जो उनकी बॉडी, उनका शरीर भी डेवलप नहीं कर पाता है। समझ में आया? कुछ मदर्स जो होती हैं वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, वो अपना फिगर ख़राब नहीं करना चाहती हैं और अपने आप को मेंटेन रखना चाहती हैं, इस वजह से भी वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती हैं। ठीक है, तो वो बच्चे तो बहुत ही अभागे हो, क्योंकि उनकी माँ होते हुए भी उनको दूध नहीं मिलता है। किसी बच्चे की माँ नहीं होती है, पैदा होती माँ चली जाती है, मर जाती, ख़त्म हो जाती है, तो वो तो बेचारा बदकिस्मत है ही। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी माएँ वीडियो को देख रही हैं वो माएँ अपने बच्चों को ज़्यादा लंबे समय तक दूध पिलाएं, इससे बच्चा उनका हेल्थ पुष्ट होगा, उनका इम्यून पावर, इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता डेवलप होगी, तो मिल्क
का सिक्रीशन भी उतने दिनों तक होता रहेगा जितने दिनों तक आप दूध अपने बच्चे को पिलाती रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। ये मेमोरी ग्लैंड्स का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें देखिए एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षाओं में ये सीक्वेंस आता है कि मिल्क कहाँ से बनता है और कहाँ से निकलता है। ठीक है, ये पूरा एक सीक्वेंस आता है। ये सीक्वेंस हम आपको लास्ट में समझा दे रहे हैं। सबसे पहले मिल्क कहाँ पर बनता है? एल्वियोलाई में मिल्क बनता है। एल्वियोलाई की जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन में मिल्क एपिथेलियल सेल्स द्वारा बनकर ल्यूमेन में कलेक्ट होता है। ठीक है, अब ये एल्वियोलाई की ल्यूमेन से मिल्क कहाँ चलता है? ये आता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल में आता है। मेमोरी ट्यूब्यूल आर कनेक्टेड विद मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी ट्यूब्यूल से कहाँ पे आता है? मेमोरी डक्ट्स में आता है। ठीक है, एल्वियोलाई के ल्यूमेन में कलेक्ट हुआ और वहां से मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू होते हुए मेमोरी डक्ट्स में जाकर मिल्क पहुंच जाता है। तो मेमोरी डक्ट से फिर मिल्क कहाँ जाता है? फिर जाता है जो स्वेलन पार्ट होता है मेमोरी डक्ट का, तो एम्पुला रीजन के फूले हुए भाग में ये मिल्क जाकर कलेक्ट होता है। फिर क्या होता है, जब इसकी नीड होती है, बेबी बच्चा जब दूध पीता है, जब दूध की डिमांड होती है, तब एम्पुला रीजन से ये कहाँ पर मिल्क ट्रांसफर होता है? लैक्टिफेरस डक्ट में। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट में ये ट्रांसफर होता है। और लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू, निप्पल के द्वारा बच्चे को दूध पिला दिया जाता है। तो ठीक है, ये कहाँ से शुरू हुआ? एल्वियोलाई से दूध का प्रोडक्शन हुआ, मिल्क बना, सिक्रीशन हुआ, ल्यूमेन में कलेक्ट हुआ और एल्वियोलाई से चलकर कहाँ पहुंचा? मेमोरी ट्यूब्यूल से होते हुए मेमोरी डक्ट्स में पहुंचा और मेमोरी डक्ट्स में पहुंचने के बाद एम्पुला में जाकर कलेक्ट हुआ दूध। एम्पुला से फिर आगे बढ़ते हुए लैक्टिफेरस डक्ट द्वारा ये निप्पल के थ्रू बाहर इजेक्ट आउट कर दिया जाता है, बच्चे तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित टॉपिक है, क्योंकि बेबी के बर्थ के बाद, शिशु के जन्म के बाद मेमोरी ग्लैंड्स की जो है जरूरत पड़ती है। बच्चे को फीडिंग कराने के लिए, बच्चे का पोषण करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज कनेक्टेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप क्वेश्चन करिए, पूछिए, मैं फिर से समझा दूंगा इस टॉपिक को। और वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।